हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के एक नया टॉपिक फिर से बात करेंगे इसमें, जहाँ पे बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। इससे पहले जो हमने प्राचीन इतिहास में कुलिंद वंश हो गया, योधेय वंश हो गया, नाग वंश हो गया, यदुवंश हो गया, ठीक है। और जैसे कि आपके पास शक वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, कुलूत वंश हो गया। साथ ही फिर हमने इसके बाद हमने वर्धन वंश यानी कि मौखरी वंश का वर्धन वंश से लेकर हमने हर्षवर्धन का जो काल पड़ा था वहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे उत्पत्ति होती है वर्धन वंश की, कैसे मौखरी वंश उसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो था हमने पढ़ा था जब उत्तराखंड कान्यकुब्ज क्षेत्र जब नाम दिया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा, उसको फिर 3 भागों में बढ़ जाता है। आपका ब्रह्मपुर हो गया, काशीपुर हो गया और गौविशान हो गया, और इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, यानी कि जब ये सब चीज़ें जब बनती है जो होता है, इसके बाद के काल जो हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास जो नया वंश पढ़ने के लिए मिलता है वो मिलता है कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। क्या मिलता है? कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश ने उत्तराखंड पर 700 से 1000 ईस्वी तक जो है वो शासन किया। 700 से 1000 ईस्वी तक यहाँ पर उसने शासन किया था उत्तराखंड पर कार्तिकेयपुर राजवंश ने, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश अगर कहें तो मध्य हिमालय पर शासन करने वाला जो था ये पहला ऐतिहासिक वंश है। मध्य हिमालय पर शासन करने वाला जो था मध्य हिमालय पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक वंश था। पहला ऐतिहासिक राजवंश जो था वो कौन था? मध्य हिमालय का, वो था कार्तिकेयपुर राजवंश था, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के लगभग 14 नरेशों ने यहाँ पर शासन किया है। 14 नरेशों ने शासन किया, और कब तक शासन किया वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लगभग 300 वर्ष तक उन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया, ठीक है। तो पहले इसकी राजधानी जो थी वो जोशीमठ थी, यानी कि ज्योतिर्मठ, तत्कालीन नाम ज्योतिर्मठ, और फिर से भी नाम जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, ठीक है। तो ज्योतिर्मठ की प्रारंभिक राजधानी इसकी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर, ठीक है। जोशीमठ के दक्षिण में क्या थी? के दक्षिण में कार्तिकेयपुर थी। तो एक तो राजधानी इसकी ये थी। जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान जो थी वो पहली राजधानी थी कार्तिकेयपुर राजवंश की, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश की पहली राजधानी कहाँ पे थी? वो थी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर में। और दूसरी राजधानी जो थी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी, और दूसरी राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में, अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी, ठीक है। अल्मोड़ा में स्थित जो है कत्यूर घाटी, अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में वैजनाथ के पास जो था वैद्यनाथ, ठीक है। वैजनाथ के पास एक स्थान पड़ता है वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ जो थी इसकी दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी अगर हम बात करें तो वो कहां पर थी? वो थी कार्तिकेयपुर, ठीक है। जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर, ज्योतिर्मठ ही हम मान सकते हैं उसमें, और दूसरी राजधानी बन जाती है कत्यूर घाटी में, ठीक है। कत्यूर घाटी के बैजनाथ में इसकी दूसरी राजधानी बन जाती है। इस वंश की जो जानकारी हमें प्रमुख रूप से मिलती है वो इसके अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। तो इसके 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है अभिलेखों से, हमें इसकी जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? अभिलेखों से। अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश की, जो कि किसमें है? कुटिलाल लिपि में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? कुटिलाल लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। इसके जो शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र जो है आदि सभी से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके जो ताम्रपत्र जो मिले हैं, ताम्रपत्र में शिलालेख जो मिले हैं वो मिले हैं बागेश्वर हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, कंडारा हो गया, बैजनाथ हो गया, चंपावत हो गया। इन अनेक जगहों से इसके शिलालेख कह सकते हैं या हम अभिलेख कह सकते हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। एटकिंसन ने इसी वंश को, यानी कि कत्यूरी वंश को, कार्तिकेयपुर राजवंश को इसने कत्यूरी शब्द दिया है, कत्यूरी वंश कहा है, वो कहा है एटकिंसन ने। किसने कहा है? एटकिंसन ने। एटकिंसन ने कहा कि जो कत्यूरी, जब हम कत्यूरी वंश पढ़ेंगे तो उसने यही बताया कि कार्तिकेयपुर राजवंश ही क्या है? कत्यूरी वंश है, ठीक है। तो ये बात कितनी सही है, ये चीजें प्रूफ नहीं होती इससे, तो यहाँ पे पता चलता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश था वो अलग ही था, ठीक है।
तो इस वंश के हमें 9 अभिलेख जो हमें प्राप्त होते हैं। तो 9 अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए, किस लिपि में है, वो कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग स्थानों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और तीसरी राजधानी से बताई है, वो बताई है कनिंघम ने। ठीक है, कनिंघम ने इसकी तीसरी राजधानी बताई है, किसकी, कार्तिकेयपुर राजवंश की तीसरी राजधानी जो है कनिंघम के अनुसार, कनिंघम के अनुसार, कनिंघम के अनुसार जो है, कनिंघम के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी वो थी लखनपुर। कहाँ थी, लखनपुर थी। कहाँ पर थी, लखनपुर। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी जो रही है वो रही है लखनपुर रही है, जो कि रामगंगा नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, के तट पर स्थित है लखनपुर। ठीक है, और इसका जिक्र जो है वो भीमसांग ने भी इसका जिक्र किया है लखनपुर के बारे में, कि लखनपुर के बारे में जो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी लखनपुर के बारे में भीमसांग के द्वारा भी इसको अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में बताया गया है। ठीक है, इनके जो अनेक अभिलेख मिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि ताम्रलेख और शिलालेख या अभिलेखों से हमें इसकी यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी मिलती है, जो कि बागेश्वर से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, कंडारा से मिले हैं, बैजनाथ से मिले हैं और चंपावत से मिले हुए हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि बागेश्वर से भूदेव का शिलालेख मिला हुआ है, पांडुकेश्वर से मिला हमें ललित सूर्यदेव का ताम्रपत्र मिलता है वहाँ पे, जो कि मुख्य रूप से प्रमुख जो है वो आपका ललित सूर्यदेव का ताम्रपत्र जो है। ठीक है, जब इसकी बात क्या होती है कि 7वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं की राजधानी जो थी वो एक और दूसरी शीतकालीन राजधानी जो बन गई थी ढिकुली। ठीक है, और 7वीं शताब्दी में इसकी शीतकालीन राजधानी क्या बन गई थी, शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी जो बन गई थी वो बन गई थी ढिकुली। क्या बन गई थी, ढिकुली इसकी शीतकालीन राजधानी बन गई थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जो है, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का एक प्राचीन नाम बताते हैं, वो बोलते हैं कबीरपुर। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर जो था इसका प्राचीन नाम जो हुआ करता था, कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम जो था वो था कबीरपुर। इसका प्राचीन नाम क्या बताते हैं, कबीरपुर बताते हैं, प्राचीन नाम कबीरपुर प्राचीन नाम है किसके अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। बद्रीदत्त पांडे जो है, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे जो है वो कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम जो है वो कबीरपुर भी बताते हैं। ठीक है, 675 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि मध्य हिमालय का सबसे बड़ा जो राज्य था, जब से पहले पड़ा था जो ब्रह्मपुर जो था, तो ब्रह्मपुर की शक्ति का जब ह्रास हुआ, जब वो खत्म की ओर हुआ, एक बार तो बहुत बड़े स्वरूप में आ गया, लेकिन जब धीरे धीरे वो खत्म हो गया तो सतलज से लेकर पश्चिम में नेपाल तक समस्त भाग जो था वो अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में बट गया। ठीक है, पहले 3 भागों में बटा था, कन्याकुब्ज क्षेत्र जो तो 3 भागों में बटा था। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो था ब्रह्मपुर जो था, तो ब्रह्मपुर भी एक समय के बाद 675 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि जो ब्रह्मपुर जो साम्राज्य जो था वो भी क्या हो, उसकी शक्ति भी खत्म होने लगी। जब शक्ति खत्म हुई तो उसका जो यानी कि जो क्षेत्र जो फैला था सतलज से लेकर पश्चिम में, यानी कि सतलज पूर्व में, सतलज से लेकर पश्चिम में नेपाल तक जो था, नेपाल तक जो था सतलज नदी, यानी कि सतलज नदी से लेकर पश्चिम में जो था नेपाल तक का जो पूरा एरिया जो था ब्रह्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, वो क्या हुआ कि अनेक जो छोटे छोटे कबीलों में या छोटे छोटे गढ़ों में या कैसे छोटे छोटे कबीलों में वो क्या गया, बटने लग गया था। तो उन्हीं में एक था कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर वंश के हमें 9 अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि 9 अभिलेख जो आपका त्रिभुवन राज का, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। तो पहला जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है त्रिभुवन राज का। त्रिभुवन राज का जो अभिलेख, मंदिर लेख जो है, मंदिर से मिला हुआ है। त्रिभुवन राज का जो अभिलेख मिलता है वो बागनाथ मंदिर, बागेश्वर से मिलता है। तो बागेश्वर मंदिर अभिलेख जो आपका है त्रिभुवन राज का है। ठीक है, फिर इसके बाद ललित सूर्यदेव का मिलता है। ललित सूर्यदेव का जो है वो पांडुकेश्वर से मिलता है, पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र मिलता है, किसका, ललित सूर्यदेव का। तीसरा जो है पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र मिलता है, एक तो ताम्रलेख मिलता है, एक ताम्रपत्र मिलता है, ललित सूर्यदेव का है। ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र भी मिला है और ताम्रलेख भी मिला है। ठीक है, ताम्रपत्र और ताम्रलेख जो है वो किसके मिले, ताम्रपत्र और ताम्रलेख पांडुकेश्वर से मिले हैं, ललित सूर्यदेव के। ठीक है, ललित सूर्यदेव का एक ताम्रपत्र जो है वो मिलता है कंडारा से, कंडारा से भी ललित सूर्यदेव का ताम्र में लिख देता है। ठीक है, चलो लिख ही देते इसको। सबसे ज्यादा जो मिलते हैं ललित सूर्यदेव के मिलते हैं, तो ललित सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव
ललित सूर्यदेव के हमें पहला तो मिलता है पांडुकेश्वर से, ठीक है, दूसरा मिलता है दो के पांडुकेश्वर से मिलता है उसके, और तीसरा उसका मिलता है कंडारा से। तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से उसे वो इसके ताम्रपत्र भी मिलता है, ताम्रपत्र भी मिलता है, ताम्रपत्र भी मिलता है, और ताम्रपत्र पर लिखा हुआ लेख भी मिलता है, यानी कि ताम्र लेख भी मिला हुआ है, ताम्रपत्र भी मिला हुआ है और ताम्र लेख भी मिला हुआ है पांडुकेश्वर से। तो ललित सूर्यदेव के हमें पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र भी मिलता है और ताम्र लेख भी मिलता है। वहीं ललित सूर्यदेव का कंडारा से हमें ताम्रपत्र मिलता है, ललित सूर्यदेव का कंडारा से भी हमें क्या मिलता है, ताम्रपत्र देखने को मिलता है, ठीक है। त्रिभुवन राज का मैंने आपको पहले बताया था कि त्रिभुवन राज का भी यहाँ पे एक मिलता है, त्रिभुवन राज, त्रिभुवन राज का हमें ताम्र लेख मिलता है, त्रिभुवन राज का एक हमें मंदिर शिलालेख मिलता है, तो मिलता है बागेश्वर मंदिर शिलालेख, बागेश्वर मंदिर शिलालेख, बागेश्वर मंदिर शिलालेख हमें किसका मिलता है, वो मिलता है त्रिभुवन राज का मिलता है, ठीक है। ललित सूर्यदेव जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र और ताम्र लेख से, और साथ ही कंडारा से मिले हुए ताम्र पत्र से, ठीक है। भूदेव बागेश्वर मंदिर शिलालेख तो त्रिभुवन राज से मिलता है, ठीक है, और दूसरा मिलता है बागेश्वर से भी अभिलेख मिलता है भूदेव का, भूदेव, भूदेव जो है इसका बागेश्वर से हमें एक अभिलेख मिलता है, बागेश्वर से इसका एक अभिलेख हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, किसका, भूदेव का, भूदेव का अभिलेख हमें बागेश्वर से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें देशट देव का, देशट देव, ठीक है, दिख रहा है, देखते हैं इसमें एक सेकंड, अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देशट देव, देशट देव का बालेश्वर ताम्रपत्र जो है चंपावत जो है, तो बालेश्वर मंदिर से मिलता है, बालेश्वर मंदिर जो है, बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर से हमें जानकारी मिलती है इसके ताम्रपत्र की, तो वो है चंपावत में स्थित है, चंपावत में हमें देशट देव का एक ताम्रपत्र मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, ठीक है। पांडुकेश्वर से ही एक और मिलता है, पांडुकेश्वर से एक और मिलता है, किसका मिलता है, वो मिलता है पद्मदेव का, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है एक और पांडुकेश्वर नामक स्थान से एक ताम्रपत्र मिलता है, किसका, पद्मदेव का, पद्मदेव का, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर सुभिक्ष राज का, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र एक पद्मदेव का मिलता है और एक सुभिक्ष राज का मिलता है, एक सुभिक्ष राज का भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या हमें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखो ताम्रपत्र जो है 9 अभिलेख जो है प्राप्त होते हैं, 9 अभिलेख जो प्राप्त हुए वो कहाँ से मिले हुए हैं, वो मिले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के 9 अभिलेख प्राप्त हुए जो कि कुटिला लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है किसके हैं, ललित सूर्यदेव के, ललित सूर्यदेव के देखिए 1 2 3 है उसके, ठीक है, बाकी सबके एक एक हैं। तो ललित सूर्यदेव के सबसे ज्यादा जहाँ पे ताम्रपत्र यानी कि अभिलेख या ताम्रपत्र देखने के लिए मिलते हैं, तो ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर से एक ताम्रपत्र मिला है, एक ताम्रलेख मिला हुआ है, और कंडारा से एक ताम्रपत्र मिला हुआ है। पांडुकेश्वर से ही पद्मदेव और सुभिक्ष राज के भी यहाँ पर अभिलेख यानी कि ताम्रपत्र जो है वो देखने को मिलते हैं। त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, जबकि भूदेव की हमें बागेश्वर से मिले हुए अभिलेख से उसकी जानकारी मिलती है। वहीं देशट देव का जो हमें ताम्रपत्र मिलता है जो कि बालेश्वर मंदिर चंपावत से देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है बैजनाथ, बैजनाथ से हमें 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बैजनाथ से भी, बैजनाथ से हमें 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, बैजनाथ से हमें क्या हुआ, 3 शिलालेख हमें इसके प्राप्त हुए हैं, बैजनाथ से 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बैजनाथ से 3 शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, जिसके हम कह सकते हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, और इस पे किसी अवाचित राजा जो है त्रिभुवन राज तथा भूदेव के 3 अभिलेख जो है वो इस पर उत्कीर्ण थे, ठीक है। तो अब 3 शिलालेख मिलते हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम पर तो है नहीं, लेकिन उसी में किसी अवाचित राजा जो है यानी कि सुभिक्ष राज और भूदेव के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब कार्तिकेयपुर राजवंश जो था ये तो हमें पता चलता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है,
तो कहाँ से मिलती है? तो इसके अभिलेख में ललित सूर्यदेव के अभिलेख से मिलती है। ललित सूर्यदेव का आपका पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र मिलता है और ताम्रलेख मिलता है। कंडारा से इसका ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है। त्रिभुवन राज्य के जो बागेश्वर मंदिर शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। भूदेव के बागेश्वर अभिलेख से जानकारी मिलती है। देसठ देव के बालेश्वर मंदिर से जानकारी मिलती है जो कि चंपावत में है। पद्मदेव और सुभिक्ष राज के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से भी जानकारी मिलती है। ठीक है। और वैद्यनाथ से वैजनाथ जो है वहाँ पे हमें 3 शिलालेख मिले हुए हैं जहाँ पर हमें जानकारी मिलती है किसकी? कार्तिकेयपुर राजवंश की। ठीक है। और कार्तिकपुर राजवंश से जो जुड़े हुए अभिलेख है वो कौन सी लिपि में है? कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। मुख्य रूप से अगर बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवारों ने जो था वो गढ़वाल यानी कि जो क्षेत्र जो बढ़ गया था, कानपुर क्षेत्र जो बढ़ गया था, जो कार्तिकपुर राजवंश का रहा है, तो 3 जो प्रमुख वंश जो रहे इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है। तो 3 प्रमुख वंशों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला जो आपका वंश आता है, जो संस्थापक रहा है वो रहा आपका बसंत देव। ठीक है। तो हम उसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे और सारी जगह पे देखते हैं। ठीक है। कार्तिकपुर साम्राज्य के बारे में तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, कार्तिकेयपुर साम्राज्य। ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश में हमें मुख्यतः 3 परिवारों के नाम मिलते हैं। तो मैं इस तरीके से बना देता इसको। ठीक है। ये हमारा प्रथम परिवार हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हम बना देते हैं द्वितीय परिवार, और यहाँ पे हम बना देते हैं तृतीय परिवार। चतुर्थ भी आएगा अभी, लेकिन वो इसकी जानकारी हमें कम मिलती है। ठीक है। तो 3 परिवारों ने जो था वो उत्तराखंड पर यानी कि जो ये राज्य बन गया था, कार्तिकपुर राजवंश था, उसने यहाँ पर 3 कार्तिक राजवंश के 3 शासकों ने यानी कि 3 परिवारों ने यहाँ पे जो था उत्तराखंड पर जो था शासन किया था। ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास प्रथम परिवार यानी कि जैसे पद्मदेव, बसंत देव हो गया, निम्बर वंश हो गया, सरोदित्य वंश हो गया, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आते हैं हम, हमारे पास पहला जो आपके पास रहता है वो आता है प्रथम परिवार जो आता है वो आता है बसंत देव से शुरू होता है। ठीक है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है बसंत देव की या प्रथम परिवार के बारे में जानकारी मिलती है वो हमारे स्वरूप जो है बागेश्वर शिलालेख। तो कार्तिकेयपुर राजवंश पर शासन करने वाले या कार्तिकेयपुर राजवंश पर शासन करने वाले पहले वंश यानी कि बसंत देव वंश यानी कि प्रथम परिवार की जो जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है कार्तिकेयपुर यानी कि बागेश्वर के शिलालेख से। किससे मिलती है? बागेश्वर शिलालेख से मिलती है। ठीक है। तो बागेश्वर जो आपका शिलालेख है इससे हमें इस प्रथम परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका जो संस्थापक जो था, इसका संस्थापक जो था वो था बसंत देव। कौन था? इसका संस्थापक कौन था? वो था बसंत देव। बसंत देव जो था वो संस्थापक था कार्तिकेयपुर राजवंश का। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। ठीक है। बसंत देव ने परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है। इसने क्या क्या किया? काम में इसके लिख देता हूं अलग तरीके से। इसने क्या? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? बसंत देव ने धारण की। और बागेश्वर का जो ये अभिलेख है जहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है उसके अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बसंत देव ने एक स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो था वो दान में दे दिया था। इसने क्या किया था? स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो था वो इसने दान में दे दिया था। ठीक है। एक मंदिर के निर्माण के लिए। बागेश्वर अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो संस्थापक जो इसका बसंत देव रहा है, तो बसंत देव ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसने यानी कि बसंत देव ने परमेश्वर जो स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो था एक मंदिर के निर्माण में दान दे दिया था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है बागेश्वर शिलालेख से। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था सत्यनरा। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था सत्यनरा।
इसकी पत्नी का नाम क्या था? सत्यनरा था। ठीक है, सत्यनरा के बाद यानी कि बसंत देव के बाद यहाँ पे बनता है खरपर देव शासन। तो खरपर देव शासन बनता है, तो खरपर देव के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो खरपर देव वंश यहाँ पे मुख्य रूप से जाना जाता है। खरपर देव जो था, इसकी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी थी कल्याणी। क ख ख की क, ठीक है। तो खरपर देव की पत्नी थी कल्याणी और इससे इनका पुत्र हुआ था कल्याण राज। इसके इनका पुत्र कौन था? कल्याण राज। ठीक है, तो तीसरा शासक कौन बनता है? कल्याण राज। खरपर देव की पत्नी कल्याणी और कल्याण से कल्याण हो गया। कल्याण से खरपर देव का क्या हो गया? कल्याण हो गया। ठीक है, तो कल्याण राज जो था वो खरपर देव वंश से यानी खरपर देव का पुत्र था कल्याण राज। ठीक है, कल्याण राज की पत्नी का नाम था लद्दा देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी। ठीक है, और इसके बाद जो इसका अंतिम जो शासक था वो था त्रिभुवन राज। ठीक है, त्रिभुवन राज। इसका अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे? खरपर देव जो था, इसकी पत्नी का नाम था कल्याणी देवी, जो कि खरपर देव यानी कि खरपर देव वंश से माना जाता है। खरपर देव वंश का शासन था, जो खरपर देव वंश का शासक था, और ये कन्नौज के जो राजा था यशोवर्मन के समकालीन इसको माना जाता है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन ये माना जाता है। ठीक है, कन्नौज के राजा क्या थे? यशोवर्मन के समकालीन इसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कल्याण राज आया। कल्याण राज की पत्नी का नाम लद्दा देवी था, और उसके बाद आया था त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज जो था वो खरपर देव वंश का अंतिम शासक था, और इसने भी बसंत देव की भांति परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि इसने भी धारण की थी। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए एक गांव जो था वो दान में दे दिया था, भूमि जो दान दी थी, और इसने किरातों से संधि की थी। ठीक है, तो इसने क्या किया? व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए इसने भूमि दान दी थी। व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए क्या कर दी थी? इसने भूमि दान दे दी थी। ठीक है, और किरात जो थे उनसे इसने संधि कर ली थी। ठीक है, तो ये आपका पहला परिवार आ जाता है। इसी के समय की बात पता चलती है कल्हड़ की राजतरंगिणी से, जिसमें पता चलता है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें ज्ञात होता है कि कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्लियर है। तो पहला परिवार कौन था इसका? वो था खरपर देव वंश। खरपर देव वंश हम कह सकते हैं बसंत देव ने पहले इसकी स्थापना की थी। बसंत देव ने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और बागेश्वर अभिलेख के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि बसंत देव ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो था वो एक मंदिर को दान दे दिया था। मंदिर की निर्माण के लिए स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो था वो दान में दे दिया था, और बसंत देव की पत्नी का नाम था सत्यनरा। ठीक है, कार्तिकीपुर राजवंश जो था वो मध्य हिमालय पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, जिसके तीन परिवार के लगभग 14 शासकों ने 300 सालों तक यहाँ पर शासन किया था। बसंत देव के राजा बनता है खरपर देव। खरपर की देव की पत्नी का नाम था कल्याणी देवी। खरपर देव की पत्नी कल्याणी से कल्याण हो गया, यानी कि इसका पुत्र का नाम था कल्याण राज, और खरपर देव के बाद कल्याण राज शासक बनता है। कल्याण राज की पत्नी का नाम था लद्दा देवी, और लद्दा देवी के बाद शासक बनता है त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज का जो हमें यानी कि जो इसका अंतिम शासक था, ठीक है, और जिसने बसंत देव की भांति महाराजाधिराज परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसने भी धारण की थी। ठीक है, क्लियर है। और साथ ही व्याघ्रेश्वर मंदिर जो था, इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर को जो थी वो भूमि दान दी थी, जिसके साथ इसने किरातों से संधि की थी। ठीक है, मुख्य स्रोत प्रथम परिवार में क्या है हमारे पास? बागेश्वर शिलालेख जो है, और बागेश्वर शिलालेख हमने आगे पढ़ा था। बागेश्वर मंदिर शिलालेख किसका था? वो था त्रिभुवन राज का। ठीक है, क्लियर है, त्रिभुवन राज का। अब आगे आता है हमारे पास निम्बर वंश। ठीक है, दूसरे हमारा जो होता है वो निम्बर वंश, और द्वितीय परिवार को निम्बर वंश के नाम से जानते हैं, निम्बर वंश। ठीक है, और इसकी जानकारी निम्बर वंश की में जानकारी मिलती है, वो मिलती है ताम्रपत्र से मिलती है। किसके ताम्रपत्र से मिलती है? वो ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र से। ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र से हमें कार्तिकेय राजवंश के द्वितीय परिवार यानी कि निम्बर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो निम्बर वंश की जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, और इसका जो किसका संस्थापक क्या था? निम्बर था। इसका संस्थापक कौन था? निम्बर था। संस्थापक था इसका
निम्बर। इसी के नाम पर इस वंश का नाम निम्बर वंश पड़ गया था। ठीक है, निम्बर था, और निम्बर जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, क्या था ये? शैव धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था आपका निम्बर। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम नौ से निम्बर और नौ से नाशु देवी। इसकी पत्नी का नाम था नाशु देवी, नासु देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? नासु देवी। नाथू सा लग रहा नहीं, शौक हो इसको। नासु देवी। तो नासु देवी जो था इसकी पत्नी का नाम था किसकी? निम्बर वंश की, यानी कि निम्बर की पत्नी का नाम था। निम्बर के बाद उसका पुत्र जो था ईष्टगण देव जो था, ईष्ट देव जो था, यानी कि ईष्टगण जो था, ईष्टगण शासक बना। निम्बर देव के बाद उसका पुत्र ईष्टगण देव जो था वो शासक बना, ईष्टगण देव शासक बना। इसकी पत्नी का नाम था ईष्टनेवेगा। इसकी पत्नी का नाम था वेगा देवी। क्या था इसकी पत्नी का नाम? वेगा देवी। ईष्टगण की पत्नी का नाम था वेगा देवी, और ये जो था वो किसका पुत्र था? निम्बर का पुत्र। मैंने आपको बताया कि निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण जो था वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ईष्टगण जो था वो पहला शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कौन सा ऐसा शासक था, प्रथम ऐसा शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? वो था ईष्टगण। ईष्टगण जो था उत्तराखंड का, यानी कि कैसे पहला शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। साथ ही इसने क्या किया? जागेश्वर में इसने लकुलिश हो गया और नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी आदि जो मंदिर जो थे इसने बनाए थे चंपावत में। ठीक है, तो सॉरी जागेश्वर में। तो ईष्टगण ने क्या किया? जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी और लकुलिश मंदिर का निर्माण किया, और उत्तराखंड का पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। कौन था वो था ईष्टगण देव था। ठीक है, ईष्टगण देव था। इसके बाद ईष्टगण देव के बाद उसका पुत्र ललित सूर्यदेव था, वो शासक बनता है। ठीक है, ईष्टगण के बाद उसका पुत्र जो था वो कौन बनता है? ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव शासक बनता है, और ललित सूर्यदेव जो था सर्वाधिक ताम्रपत्र, या सर्वाधिक ताम्रपत्र मैंने आपको पहले पता चला, ताम्रपत्र पढ़े थे। सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है वो किसके मिलते हैं? ललित सूर्यदेव के मिलते हैं। ठीक है, इसकी दो पत्नियां थी, लैया देवी और श्यामा देवी। लैया देवी और श्यामा देवी, इसकी दो पत्नियां थी, लैया देवी और श्यामा देवी। ललित सूर्यदेव की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी, लैया देवी और श्यामा देवी। और ये जो था, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, प्रतापी शासक माना जाता है, इसका सबसे प्रतापी शासक जो था वो कार्तिकेय वंश का वो था ललित सूर्यदेव। कौन था? ललित सूर्यदेव सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, और साथ ही इसका पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र जो हमने आगे पढ़ा था, पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र भी मिलता है, ताम्रलेख मिलता है, और साथ ही एक ताम्रपत्र इसका जो मिलता है वो कंडारा से मिलता है। इनकी सबसे ज्यादा ताम्रपत्र जो है ललित सूर्यदेव के मिलते हैं, जहां पर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसको क्या कहा गया है? मग्न धरती का उद्धारक। मग्न धरती का उद्धारक जो है उसको कहा गया है, किसमें कहा गया है? वो कहा गया इसको पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसको मग्न धरती का उद्धारक यानी कि उद्धारक कहा गया है। और वारावतार जो है, यानी कि विष्णु भगवान का जो वाराह अवतार होता है उसके समान जो है इसको माना गया है। वाराह अवतार के बारे में इसके के समान इसको माना गया है ललित सूर्यदेव को। कहां पर? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, कहां पर मिला ये मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से, इसकी जानकारी मिलती है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को मगध धरती का उद्धारक यानी कि वाराह अवतार के समान माना गया है। और सबसे ज्यादा शिलालेख यानी कि अभिलेख जो है या ताम्रपत्र जो है वो ललित सूर्यदेव के, शिलालेख नहीं ताम्रपत्र जो है वो ललित सूर्यदेव के मिलते हैं। ललित सूर्यदेव की पत्नी का नाम लैया देवी था और श्यामा देवी था, और यह इस वंश की कार्तिकेय राजवंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बाद ललित सूर्यदेव के बाद इसका पुत्र भूदेव जो था वो गद्दी पर बैठता है। भूदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो भूदेव जो था इनके बैजनाथ मंदिर का जो हमने आगे बताया था कि बैजनाथ मंदिर का इसका जो शिलालेख जो मिलता है। ठीक है, तो भूदेव की अगर यहाँ पे बात करें तो भूदेव ने क्या किया था कि इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर का इसने निर्माण किया, इसने क्या किया? बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इसको
बौद्ध क्षमा श्रवण, बौद्ध क्षमा श्रवण के नाम से इसको जाना, बौद्ध श्रवण, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का विरोधी था। सबसे पहले बौद्ध धर्म का ये विरोधी था, बौद्ध धर्म का ये विरोधी था। और इसको परम बुद्ध श्रवण रिपु, परम बुद्ध श्रवण रिपु कहा जाता था इसको, ठीक है। परम बौद्ध बुद्ध श्रवण रिपु को जो था इसको कहा जाता था, ठीक है। किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था भूदेव को, ठीक है। तो भूदेव का जो आपके जो मुख्य रूप से जो बागेश्वर जो शिलालेख जो है, ये जो शिलालेख बागेश्वर शिलालेख जो हमने पढ़ा था वो हमें बागेश्वर मंदिर शिलालेख है, ठीक है। बागेश्वर मंदिर शिलालेख है वो आपका त्रिभुवन राज का मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर शिलालेख मिलता है। और बागेश्वर अभिलेख जो है वो आपका किसका मिलता है? वह भूदेव का मिलता है। तो भूदेव के बागेश्वर अभिलेख जो किसका है? वो बागेश्वर अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख जो किसका है? भूदेव का। जहां से हमें पता चलता है कि इसने भूदेव ने वैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था और ये बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विरोधी था, जिस कारण से इसको परम बुद्ध श्रवण रिपु यानी कि बौद्धों का नाश करने वाला जो इसको कहा जाता था, ठीक है। श्यामा देवी और लैया देवी जो थी पत्नी थी भूदेव की, ठीक है। तो दूसरा वंश जो रहा है, पहला वंश क्या रहा है? प्रथम परिवार जो रहा है निम्ब पढ़ सकते हो, खरपड़ती वंश पढ़ सकते हो उसको, और दूसरा था निम्बर वंश। द्वितीय परिवार की हमें जानकारी जो मिलती है कि द्वितीय परिवार कार्तिकीय वंश पर या कार्तिकीय राजवंश का जो द्वितीय परिवार की हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें ललित सूर्य के ताम्रपत्र से मिलती है, ठीक है, जिसको हम निम्बर वंश के नाम से जानते हैं। क्योंकि द्वितीय कार्तिकीय राजवंश के द्वितीय परिवार की जो स्थापना जो थी वो निम्बर ने की थी, जिस कारण से निम्बर वंश के नाम से जाना जाता है। निम्बर की पत्नी का नाम था नासु देवी, ठीक है, जिसके पास जिनसे उनका एक पुत्र जो था उसका जो यानी जो निम्बर वंश का निम्बर जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। और निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण देव जो था वो शासक बनता है। ईष्टगण देव शासक बनता है और ईष्टगण देव की पत्नी का नाम था वेगा देवी। वेगा देवी यानी कि ईष्टगण देव की पत्नी। और ईष्टगण ने जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलिस, नटराज आदि जो मंदिर इस नाम पे जागेश्वर में बनाए हैं, ठीक है। साथ ही पहला शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था वो था ईष्टगण। ईष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूर्यदेव शासक बनता है, जो कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, यानी कि द्वितीय परिवार जो बनता है निम्बर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। ललित सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, लैया देवी और श्यामा देवी। जो श्यामा देवी था इसी ने बाद में क्या कहते हैं भगवान नारायण का मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। तो लैया देवी और श्यामा देवी दो पत्नियां थी ललित सूर्यदेव की, और सबसे प्रतापी शासक था ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव के सबसे ज्यादा ताम्रपत्र जो इस वंश के रहे हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। एक ताम्रपत्र मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी है, पांडुकेश्वर ताम्रलेख भी है और कंडारा ताम्रपत्र है, ठीक है, तीन इसके मिलते हैं। तो ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसको मगध धरती का उद्धारक यानी कि बड़ा अवतार के रूप में इसको बताया गया है। ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव शासक बनता है और भूदेव के बारे में जानकारी मिलती है बागेश्वर अभिलेख जो था वो भूदेव का ही है, जिससे हमें पता चलता है कि इसने वैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और यह बौद्ध धर्म का न्यायी था, यह बौद्ध धर्म का विरोधी था, जिस कारण इसको परम बुद्ध श्रवण रिपु के नाम से जाना जाता था भूदेव को, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे परिवार आता है वो आपके पास आ जाता है सुभिक्ष राज का, ठीक है, या सरोरादित्य वंश को हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तीसरा परिवार आ जाता है सरोरादित्य वंश। तीसरा परिवार क्या आता है? सरोरादित्य वंश, सरोरादित्य वंश। आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ इसके वंश के बारे में पढ़ेंगे, कल हम इसके प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे, अभी कैसे इसका प्रशासन हुआ करता था कार्तिक राजवंश का। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कल हम दूसरी वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ तृतीय परिवार तक पढ़ेंगे, ठीक है, इसके शासकों तक पढ़ेंगे। तो तृतीय वंश जो सरोरादित्य जो था इसका जो संस्थापक जो था यानी कि संस्थापक जो था इसका, अब इसमें आपको ध्यान आ गया होगा सरोरादित्य वंश यानी कि संस्थापक कौन था? वो था सरोरादित्य, ठीक है। इसका शासक कौन था? संस्थापक सरोरादित्य था। क्या था? सरोरादित्य। सरोरादित्य इसका वंशज था या संस्थापक था किसका? तृतीय परिवार कार्तिकीय राजवंश यानी कि उत्तराखंड को शासन करने वाले कार्तिकीय राजवंश का तृतीय परिवार का संस्थापक का कौन था? संस्थापक कौन था? सरोरादित्य वंश सरोरादित्य था। और इसके नाम पर ही तृतीय वंश यानी कि तृतीय परिवार को सरोरादित्य परिवार के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
और इसकी पत्नी जो थी वो थी सिंघवली देवी। सिंघवली देवी या सिंघवली जो है इसकी पत्नी का नाम था, किसकी? सरोडादित्य की पत्नी का नाम सिंघवली था। ठीक है, सरोडादित्य की पत्नी का नाम क्या था? सिंघवली था। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद यानी कि जो सरोडादित्य की बात क्या होता है, सरोडादित्य के बाद जो संस्थापक होता है या वास्तविक संस्थापक जो होता है वो बनता है इच्छरदेव। ठीक है, सरोडादित्य के बाद कौन आता है? इच्छरदेव। ठीक है, उसके बाद आता है इच्छरदेव। वास्तविक और प्रथम संस्थापक इसका सरोडादित्य था। द्वितीय संस्थापक आ जाता है, द्वितीय जो था इसका वो था, द्वितीय संस्थापक जो था वो था इच्छरदेव। इच्छरदेव की पत्नी का नाम था सिंधु देवी। इच्छरदेव की पत्नी का नाम क्या था? सिंधु देवी इच्छरदेव की पत्नी का नाम था। ठीक है, अब देखो इस तृतीय परिवार के मैंने स्रोत नहीं बताया यहाँ पे ना। तृतीय परिवार की जो स्रोत जो है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, तो बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक तो मिलती है हमें बालेश्वर ताम्रपत्र से, बालेश्वर ताम्रपत्र से, और दूसरी मिलती है हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। बालेश्वर ताम्रपत्र और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? वो मिलती है हमें तृतीय परिवार के सरोडादित्य वंश के बारे में, जहां पर बालेश्वर मंदिर जो बालेश्वर ताम्रपत्र जो आपका वो देसठ देव का है, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो आपका वो सुभिक्षराज का है। सुभिक्षराज का हमने पद्मदेव, सुभिक्षराज का है पद्मदेव का भी है, सॉरी पांडुकेश्वर में, यानी कि पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र एक तो आपको ललित सूर्यदेव का ताम्रपत्र भी मिलता है पांडुकेश्वर से, सुभिक्षराज का ताम्रपत्र भी मिलता है, सुभिक्षराज का मिलता है पांडुकेश्वर से, और पद्मदेव का ताम्रपत्र भी मिलता है पांडुकेश्वर से। तो पांडुकेश्वर से 3 लोगों के नाम याद रखना, सुभिक्षराज, पद्मदेव और ललित सूर्यदेव। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होने। पता चला उसने 3 आपके पास ऑप्शन में दे दिए, चौथा कोई ऑप्शन दे दिया, बोलेंगे निम्न में से किसका जो ताम्रपत्र जो है वो पांडुकेश्वर से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो पांडुकेश्वर से सुभिक्षराज का मिलता है, पद्मदेव का मिलता है और ललित सूर्यदेव का मिलता है। तो बालेश्वर के जो देसठ देव के बालेश्वर ताम्रलेख और पांडुकेश्वर यानी कि सुभिक्षराज के पांडुकेश्वर ताम्रलेख से हमें तृतीय परिवार यानी कि सरोडादित्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको हम सरोडादित्य वंश के नाम से जानते हैं। इसका संस्थापक जो था वो सरोडादित्य था। इसके पत्नी का नाम था सिंघवली देवी या वली देवी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र इच्छरदेव शासक बना, इसकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी। ठीक है, और इच्छरदेव के बाद देसठ देव और पद्मदेव, इच्छरदेव के बाद देसठ देव और पद्मदेव इसी तरीके से यहाँ पे शासक बनते हैं। देसठ देव और पद्मदेव, देसठ देव का तो आपका बालेश्वर ताम्रपत्र है, पद्मदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, सुभिक्षराज का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है। ठीक है, ताम्रपत्र को भी ध्यान रखिएगा। पद्मदेव और देसठ देव यहाँ पे शासक बनते हैं। ठीक है, देसठ देव की पत्नी का नाम था पद्मवल्ली देवी। देसठ देव की पत्नी का नाम था पद्मवल्ली देवी था, और जबकि पद्मदेव की पत्नी का नाम था ईशाल देवी। पद्मदेव की पत्नी का नाम क्या था? ईशाल देवी था। ठीक है, इसके बाद जो था वो अंतिम रूप से अगर बात करें, इसके बाद शासक बनता है सुभिक्षराज। सुभिक्षराज तृतीय परिवार का कहो या पत्री राजवंश का कहो, ये इसका क्या था? अंतिम राजा था, अंतिम राजा था। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये था आपके पास अंतिम राजा, जिसको ऐसा कहा जाता है कि 14वां कत्यूरी, इसलिए गिना क्योंकि यहाँ पे 13वां ही बन रहा है ये। ठीक है, तो 14वां कत्यूरी राजा इसको माना जाता है, जो अंतिम शासक माना जाता है। 14वां कत्यूरी राजा जो था वो कौन था? सरोडादित्य वंश था। ठीक है, सरोडादित्य वंश का अंतिम राजा कौन था? सरोडादित्य वंश या कह सकते हैं कार्तिक राजवंश का अंतिम राजा सुभिक्षराज था। सुभिक्षराज जो था इसका अंतिम राजा था और 14वां राजा भी ये माना जाता है। इसने क्या किया कि अपनी राजधानी जो थी वो कार्तिकेयपुर से क्या किया, उसने सुभिक्षपुर जो थे उसको बनाया था। उपखंड जो थे कार्तिकपुर के उपखंड जो था सुभिक्षपुर को उसने अपनी राजधानी बनाया था सुभिक्षराज ने। और सुभिक्षपुर नामक जो नगर कह सकते हैं जो राजा ने जो थी उसकी स्थापना भी की थी, सुभिक्षपुर नगर या राजखंड जो बनाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था सुभिक्षराज ने। ठीक है,
इसके साथ ही जो देशड़देव यहाँ पे आता है, देशड़देव की पत्नी का नाम पद्मवली, और देशड़देव के बारे में जानकारी मिलती है कि इसको दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा जाता था। दीन दुखियों का रक्षा करने वाला, सोने को दान देने वाला, यानी कि स्वर्णदाता, और दीन दुखियों का रक्षक किसको कहा जाता है? पद्मदेव। पद्मदेव को प्रकाशवान कहा जाता है। प्रकाशवान सूर्य के समान प्रकाशवान, प से पद्मदेव। कोई और है प से? कोई नहीं है ना? किसी भी शासक का नाम मिलता प से? नहीं मिल रहा है। तो पद्मदेव को प्रकाशवान माना जाता है, यानी कि सूर्य के प से प्रकाशवान, प से पद्मदेव। पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान माना जाता है, और कर्ण के समान दानी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते इसको। पद्मदेव के बारे में जानकारी मिलती है कि यह सूर्य के समान क्या था? ये प्रकाशवान था। और अगर बात करें, सूर्य के समान प्रकाशवान था, साथ ही कर्ण के समान दानी था। कर्ण के समान क्या था? ये दानी था। वहीं अगर बात करें देशड़देव की, तो देशड़देव के बारे में जानकारी मिलती है। तो देशड़देव देशड़देव, और द से क्या हो जाएगा? दीन दुखियों का रक्षक। ठीक है, तो इसको दीन दुखियों का रक्षक कहा जाता था। दीन दुखियों का रक्षक कहा जाता था देशड़देव को, और साथ ही स्वर्णदाता भी इसको कहा जाता था, देशड़देव को। ठीक है, और पद्मदेव को सूर्य के समान जो था, सूर्य के समान प्रकाशवान और कर्ण के समान दानी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मदेव ने ही बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि जो थी वो भी दान की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके पास जो था पूरे का पूरा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो आपका 3 परिवार जो रहे हैं कार्तिक राजवंश के बारे में, यानी कि खरपर्देव वंश हो गया, निम्बर वंश हो गया, और सरोडादित्य वंश के बारे में। ठीक है, और इसके बाद जब क्या कि 10वीं शताब्दी की जब अंत में आते आते जब 11वीं शताब्दी होती है, या 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुभिक्ष राज के बाद कोई वंशज जो था, सुभिक्ष राज का ही कोई वंशज ऐसा माना जाता है कि उसने कुमाऊं की गोमती घाटी जो थी, कुमाऊं की जो है गोमती घाटी को उसने क्या किया था? उसने राजधानी बनाया था। ठीक है, सुभिक्ष राज के किसी वंशज ने ही, उसके बेटे पुत्र उत्तराधिकारी को भी रहे हों, ठीक है, तो उसमें से किसी ने ही क्या किया था? गोमती घाटी को क्या किया था? अपनी राजधानी, कुमाऊं की गोमती घाटी को अपनी राजधानी बनाया था, और उसका नाम उसने लिया है वैजनाथ। लेखों में इसका नाम दिया गया था वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नाम दिया था। ठीक है, जिसका नाम हमें वैजनाथ अभिलेख में क्या मिलता है? वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। हो सकता है कि वो चौथा परिवार रहा हो, जिसको पाल वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमें आप इसको खरपर्देव वंश, निम्बर वंश और सरोडादित्य वंश कहते हैं, वैसे उसको भी पाल वंश के नाम से भी जाना जाता रहा होगा। ठीक है, जिसके जो शासकों ने जैसे लखनपाल देव, इंद्रपाल देव, त्रिभुवनपाल देव आदि के नाम जो है वहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि इसके बाद इसके उत्तराधिकारी रहे हों सुभिक्ष राज के, उसके उत्तराधिकारी में इसको माना जाता था। ठीक है, तो ये था आपके पास कार्तिकेयपुर राजवंश का इतिहास और कार्तिकपुर राजवंश के बारे में। बाकी हम कार्तिकेयपुर राजवंश का तो सिर्फ हमने शासकों के बारे में, कि प्रशासन की जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, राजनीतिक इकाई हमने पढ़ी थी, राजनीतिक क्या क्या चीज़ें थी वो पढ़ी हम। कल इसमें हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इसमें प्रशासनिक जो किस प्रकार से इनका प्रशासन था और किस प्रकार के अपने राज्य का चलाते थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपके साथ लेकर आता हूँ तो वीडियो को आपने पूरा देखा होगा इसमें। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, और वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।